नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे थे, कंपैरेटिव तुलनात्मक राजनीति, और इसमें अभी तक 2 चैप्टर हो चुके हैं और ये आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर है संघवाद। अब हम आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को लेने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन घटना चक्र से लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो पहला कथन जो है वो दिया है कि संघीय व्यवस्था में आवश्यक रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका का विधान है, और इसका कारण दिया हुआ है कि यह केंद्र तथा इकाइयों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान करता है। ठीक है, तो ये आपके सामने स्टेटमेंट और इसका कारण दिया हुआ है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो आपको देखना है कि क्या कथन ए और आर दोनों सही हैं और क्या इसकी सही व्याख्या करता है। तो इसके पैटर्न को आप जानते ही हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसमें चलिए देखते हैं हम इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें देखिए, पहला जो कथन है, संघीय व्यवस्था में आवश्यक रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका का विधान है, बिल्कुल सही है। जहाँ भी संघीय व्यवस्था होती है वहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है। कारण क्या दिया है कि यह केंद्र तथा इकाइयों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान करती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा कथन और कारण दोनों सही है। तो इस तरह से हमारा स्टेटमेंट जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, ये भी कथन और कारक का ही है। इसमें दिया है कि 2 वक्तव्य हैं, ठीक है, ए और दूसरा उसका कारण दिया है। आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो इसमें है, संघात्मक ढांचे में केंद्रीय सरकार का शक्तिशाली होना स्वाभाविक है। जब भी संघात्मक ढांचे की बात होती है, कारण क्या दिया है, कारण दिया है शक्तिशाली केंद्र के लिए 5 कारक उत्तरदायी हैं। यथा क्या क्या कारण है, युद्ध, राजनीति, मंदी की राजनीति, तकनीकी की राजनीति, आर्थिक अनुदान की राजनीति एवं दलीय राजनीति। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, इसमें जो है कथन बिल्कुल सही है कि संघात्मक अगर ढांचा है तो केंद्रीय सरकार का शक्तिशाली होना स्वाभाविक है। और कारण भी दिया है कि क्यों स्वाभाविक है। तो कारण जो दिया है कि शक्तिशाली केंद्र के 5 कारक उत्तरदायी हैं। क्यों शक्तिशाली है, युद्ध की राजनीति, यानी कि जो युद्ध की बात होगी तो उसका डिसीजन कौन लेगा, केंद्र सरकार, बिल्कुल सही है। दूसरा है मंदी की राजनीति, अगर मंदी कभी आती है तो उसकी जो पॉलिटिक्स है, उसकी जो डिसीजन है कौन लेगा, केंद्र सरकार। तकनीकी की राजनीति, ये भी केंद्र सरकार। आर्थिक अनुदान, जैसे जो आयोग बनता है और उसके द्वारा जो अनुदान राज्यों को दिया जाता है, तो ये भी केंद्र सरकार ही करता है। और दलीय राजनीति। तो इस तरह से ये जो 5 कारक हैं बिल्कुल उत्तरदायी हैं, बिल्कुल सही हैं। तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता है, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका और प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो इसमें से कौन कौन सा सही है। तो इसमें देखिए, इसमें जो हमारा शक्तियों का बंटवारा बिल्कुल सही है। शक्तियों का पृथक्करण, अब पृथक्करण दूसरी चीज़ है, बंटवारा दूसरी चीज़ है। और सी क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता पूछा है। और तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह से भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन तथा स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी विशेषताएं विद्यमान हैं। इन ऑप्शंस में से शक्तियों के पृथक्करण की अगर बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, और प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है यह संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। तो इस तरह से इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। संघात्मक व्यवस्था का क्या मुख्य लक्षण है, प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती हैं, राजनीतिक दल सर्वोच्च होते हैं, शक्तियों का एकत्रीकरण होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संविधान की सर्वोच्चता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र एवं इकाइयों के बीच शक्तियों के विभाजन का स्रोत कौन होता है? संविधान होता है। इसलिए इस प्रकार की शासन प्रणाली में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? संघीय शासन की अलिखित संविधान, इकहरी नागरिकता, एक सदनीय विधायिका, केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण नहीं है? पूछा है। एकात्मक सरकार, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालयों का प्राधिकार। तो इसमें जो है देखिए, शक्तियों का विभाजन है भारत में, न्यायालयों का प्राधिकार भी है, संविधान की सर्वोच्चता भी है, लेकिन एकात्मक सरकार भारत में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शब्द फेडरलिज्म फोडस से ग्रहण किया गया है, यह किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है स्पेनिश, लैटिन, फ्रेंच या फिर अंग्रेजी। आपको पता है मोस्टली जो शब्द लिए जाते हैं वो लैटिन भाषा से ही लिए जाते हैं, और इसमें हमारा लैटिन भाषा ही सही है। देखिए फोडस जो है लैटिन भाषा से लिया गया, और फोडस का मतलब क्या होता है? फोडस का मतलब होता है संधि या समझौता। ठीक है, अतः इस शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से समझौते द्वारा निर्मित राज्य को क्या कहते हैं? संघ राज्य कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? शक्ति का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय, लिखित संविधान। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला सही है, शक्ति का विभाजन है, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व है, ये भी सही है, लिखित संविधान भी है, लेकिन न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी गलत होगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, संघीय व्यवस्था में से प्रायः निम्न में से निम्न की आवश्यकता होती है, यानी कि इनमें से किसकी आवश्यकता होती है आपको बताना है। लिखित संविधान और शक्ति विभाजन, लिखित संविधान और संसदीय संप्रभुता, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो कौन सी इसमें आवश्यकता है? तो इसमें देखें तो हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लिखित संविधान और शक्ति विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघवाद की विशेषता नहीं है? पूछा है। तो दोहरी सरकार, दोहरी नागरिकता, संघ से अलग होने का अधिकार, शक्तियों का विभाजन। तो अगर हम देखें कि इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन गलत होगा, यानी कि ये विशेषता नहीं है, संघ से अलग होने का अधिकार। किसी भी संघात्मक प्रणाली की विशेषता ये नहीं है। हालांकि सोवियत रूस जैसे महापरिसंघ वाली व्यवस्थाओं में इकाइयों को यह अधिकार प्राप्त था। और रही बात अगर दोहरी नागरिकता की, दोहरी नागरिकता में यह विवाद का विषय है कि इसे संघात्मक व्यवस्था की विशेषता माना जाए या नहीं, क्योंकि भारत और कनाडा में एकहरी नागरिकता है, फिर भी संघात्मक व्यवस्थाएं हैं। और इस संबंध में यह माना जाता है कि दोहरी नागरिकता संघात्मक प्रणाली की विशेषता तो है, परंतु मूल विशेषता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सहयोगी संघवाद का उदाहरण है। सहयोगी संघवाद का इनमें से कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन है अमेरिका, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड या फिर कनाडा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अमेरिका। ठीक है, क्योंकि जो अमेरिकी संघ है वह सहयोगी संघवाद का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों ने आपस में मिलकर संघ की रचना की है। जब कई राज्य समान शक्तियाँ रखते हुए कोई समझौता करते हैं तो उसे संघवाद कहा जाता है। संविधान निर्माण के समय अमेरिका इसका प्रमुख उदाहरण था। अमेरिकी संघ अनेक प्रभुत्व संपन्न राज्यों द्वारा स्वेच्छा से किए गए करार का परिणाम है। हियर के शब्दों में हियर है, इन्होंने कहा है कि अमेरिकी संविधान द्वारा न केवल संघ राज्य वर्ण एक आदर्श संघ की स्थापना की गई है। स्ट्रॉन्ग के द्वारा भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को विश्व का एक सर्वाधिक पूर्ण संघात्मक संविधान कहा गया है। जब प्रांतीय राज्य अपने अधिकार एवं शक्तियों के लिए केंद्र पर आश्रित रहते हैं तो उसे सहयोगी संघवाद
कहा जाता है। कनाडा की बात करें तो कनाडा में प्रांतों का जन्म केंद्र के जन्म से पहले नहीं हुआ था, बल्कि संघ के अधिनियम के द्वारा प्रांतों को राज्य बनाकर उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए गए। अतः जो कनाडा है वो सहयोगी संघवाद का उदाहरण नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। मॉरिस जोन्स, केसी वियर, लिविंगस्टोन, ग्रानविल ऑस्टिन। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्रानविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया है। इसके अनुसार भारत में प्रबल केंद्रीय सरकार है, फिर भी इसका परिणाम यह नहीं कि प्रांतीय सरकारें कमज़ोर होकर केंद्रीय राजनीति के प्रशासनिक अभिकरण मात्र ही बनकर रह जाए। तो इस तरह से ये ग्रानविल का स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है। किस बिंदु पर समानता पाई जाती है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, कुछ विषयों में समवर्ती अधिकार का होना, केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना यानी कि डिसीजन सुनाना। तो ये भारत में और अमेरिका में सेम प्रणाली है, तो इसलिए यह ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है क्योंकि दोनों देशों में अवरोध तथा संतुलन प्रणाली है, एक सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति वास्तविक सर्वोच्च कार्यपालक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो बी वाला सही है, एक सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसीलिए निकट है क्योंकि दोनों में एक सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघ कहा है? सौदेबाजी का संघ कहा है, किसने कहा है? मॉरिस जोन्स ने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, मार्कस एफ फ्रांडा ने या फिर केसी वियर ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, मॉरिस जोन्स ने कहा है। और इन्होंने इनकी जो किताब है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि भारतीय संघ व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकार विधि निर्माण का कार्य अपने क्षेत्राधिकार में करती हैं और इसके सफलतापूर्वक संचालन के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कानूनी अधिकारों में सामंजस्य भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और सामंजस्य कैसे बनेगा? यानी कि आपस में तालमेल बनेगा, और इसी को इन्होंने कहा है सौदेबाजी। ठीक है, इसी को इन्होंने क्या कहा है कि सौदेबाजी, भारतीय संघवाद में सौदेबाजी, यानी कि जो राज्य है और जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनके बीच सौदेबाजी होती रहती है। तो ये मॉरिस जोन्स का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर ग्रेट ब्रिटेन। तो इसमें देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघवाद है, संघीय संविधान है, और स्विट्जरलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पे एकात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखना है आपको इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भारत संघात्मक, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, अमेरिका संघात्मक, ब्रिटेन संघात्मक। तो इसमें अभी हम लोगों ने देखा ऑप्शन डी जो है वो गलत है, सुमेलित नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट किस नाम से विश्लेषित किया जा सकता है? विशुद्ध संघवाद से, शास्त्रीय संघवाद से, अर्ध संघवाद से या फिर प्राचीनतम संघवाद से। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अर्ध संघवाद से। भारतीय संघवाद को हम क्या कह सकते हैं? अर्ध संघवाद कह सकते हैं। केसी हेयर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय प्रणाली कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण
नहीं है। शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति का नेतृत्व, एक लिखित संविधान या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। तो देखिए शक्तियों का विभाजन भी है और एक लिखित संविधान भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, लेकिन राष्ट्रपति का नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। राष्ट्रपति जो होता है केवल नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? एकात्मक शासन व्यवस्था किस में नहीं है? फ्रांस में, चीन में, जापान में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में कैसा व्यवस्था है, तो यहाँ पे जो है संघात्मक व्यवस्था है। ठीक है, तो संघात्मक व्यवस्था वाले अन्य देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, भारत है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है। और अगर एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों की बात करें तो इसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पीजीटी परीक्षा 2003 और 2004 में पूछा गया है। तो इसमें दिया है, नीचे दी गई शासन प्रणालियों को उनके आवश्यक गुणों से मिलाकर और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको मैच करना है इसमें केंद्रीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली, और इसके सामने इसके गुण दिए हैं, तो इससे आपको मैच करना है। तो देखिए, अगर कैबिनेट शासन प्रणाली की बात करें तो इसमें क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है। ठीक है, तो ए का 2 अगर यही आपको पता हो जाए तो हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए हम इसका और डिटेल में देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात किया जाए तो इसमें शक्तियों का पृथक्करण होता है। शक्तियों का पृथक्करण होता है, तो कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। संघात्मक शासन प्रणाली की अगर बात की जाए तो शक्ति विभाजन होता है, शक्ति विभाजन होता है। एकात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो शक्तियों का स्वकेंद्रण होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर चीन में? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है? आपको बताना है। ब्रिटेन एकात्मक, अमेरिका एकात्मक, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, भारत संघात्मक। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि अमेरिका में क्या है? संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये जो है सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। संघ राज्य पद्धति का सार है, संघ जो है राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र तथा राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है तो उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? पूरक संघ व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक संघ व्यवस्था, सहकारी संघ व्यवस्था या फिर सौदेबाजी का संघ व्यवस्था? तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था जिसमें केंद्र एवं राज्यों के मध्य अगर परस्पर सहयोग है, निर्भरता है, सामंजस्य है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सहकारी संघ व्यवस्था कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो विचारक राज्यों को संघों का संघ एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस मानते हैं, उन्हें कहा जाता है समाजवादी, संघवादी, अराजकतावादी या फिर बहुलवादी? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहुलवादी विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं। और 20वीं सदी में बहुलवाद का उदय संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। बहुलवादियों के अनुसार राज्य कितना भी गरिमामय एवं शक्तिशाली हो, परंतु वह समाज की अनेक संस्थाओं में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य संघों का एक संघ है, किसने कहा है? अरस्तू ने, हाब्स ने, लाक ने या फिर लास्की ने? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरस्तू ने। अरस्तू के अनुसार सबसे पहले
परिवार का, उसके बाद ग्राम का तथा अंत में राज्य का विकास हुआ। तो अरस्तु राज्य को सर्वोच्च समुदाय मानता है। उसके अनुसार व्यक्ति के सभी उद्देश्य राज्य में पूरे होते हैं, अतः राज्य विभिन्न प्रकार के समुदायों के ऊपर समुदाय है, यानी कि राज्य जो है वो संघों का एक संघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। किस संविधानवादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? ऑप्शन है हॉब्स, लॉक, रूसो या फिर हेनरी मैन। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉक। सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था जो थी वह शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन है 13वां संशोधन, 14वां संशोधन, 15वां संशोधन या फिर प्रथम 10 संशोधन। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1789 ईस्वी में प्रवर्तित मूल अमेरिकी संविधान में कोई पृथक अधिकार पत्र सम्मिलित नहीं था, परंतु जनता की मांग पर 1791 ईस्वी में संविधान में 10 संशोधन हुए, जिनमें नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया। इन्हीं संशोधनों के सामूहिक रूप को अधिकार पत्र यानी कि बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन व्यवस्थापिका के हैं, इसको भी आज ही डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग कहते रहते हैं कि सर क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाइए। तो चलिए देखते हैं किसने कहा है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है। ऑप्शन है बेंथम, जे.एस. मिल, के.सी. वियर या फिर डायसी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये बेंथम का स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रिटेन। भारत में विधायिका जो है ब्रिटेन के नमूने पर निर्मित हुई है। विधायिका का क्या मतलब है? संसद से मतलब है इसका। और भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों, दो सदन कौन कौन से? एक राज्यसभा है और लोकसभा है, इन दोनों से मिल करके बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है कौन सा देश है? द्विसदनात्मक व्यवस्था, जिसे आप बाई कैमरल सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें भारत, चीन, पुर्तगाल या फिर टर्की। तो इसमें आपको पता होगा भारत ही है। भारत में बाई कैमरल सिस्टम है, अमेरिका में भी बाई कैमरल सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? ऑप्शन है संसदीय, अध्यक्षात्मक, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, संसदीय शासन प्रणाली। जो संसदीय शासन प्रणाली होता है इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता होती है, और इसीलिए इसके लिए कहता है कि साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे, यानी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री अपना रेजिग्नेशन दे देता है, तो जो उसका पूरा मंत्रिमंडल है वह स्वतः ही डिजॉल्व हो जाती है। और अगर मान लीजिए किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो पूरे मंत्रिपरिषद को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो जो संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? मंत्रिपरिषद होती है, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और जैसे ही वो लोकसभा में अपना विश्वास खो देती है, मंत्रिपरिषद पद त्याग देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कानून का सर्वमान्य स्रोत है परंपरा और रीति रिवाज, धर्म, कानूनी टीकाएँ या फिर विधानमंडल। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, विधानमंडल। कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? विधानमंडल है। और भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में अनेक कारणों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से सही कारणों पर विचार करें। पहला कारण है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, दूसरा है प्रदत्त विधान की अवधारणा, तीसरा है शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा या फिर प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। तो इसमें अगर देखा जाए तो पहले से तो कोई मतलब ही नहीं है,
जो दूसरा स्टेटमेंट है प्रदत्त विधान की अवधारणा बिल्कुल सही है। और तीसरा जो ऑप्शन है शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा, ये भी सही है। और प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 सही है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही है। देखिए प्रदत्त विधान की अवधारणा का क्या आशय है, समझ लेते हैं इसको। इसका आशय है हमारी संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली में कार्यपालिका को प्रदत्त अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रणाली के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके बारे में संसद कानून बना सकती है, और सभी अधिकारों के प्रयोग तक होगा जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त होंगे, आर्टिकल 73 में कहा गया है। ठीक है, और दूसरी अगर हम इस वाले थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो शासन के क्षेत्र में कार्यपालिका को विशिष्ट ज्ञान होता है। कार्यपालिका को शासन में विशिष्ट सहायता प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से प्राप्त होती है। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो प्रशासन की जटिलताएं हैं इसको सहज करने के लिए कार्यपालिका तुरंत पहल करती है, जैसे ई प्रशासन की अवधारणा, अप्रासंगिक विधियों को रद्द करना आदि। तो इन सब में अगर देखें तो 2, 3 और 4 ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि, क्यों है उसमें राज्याध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, यह कई राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का यूनियन है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो राज्याध्यक्ष हैं, जो हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट है, वह वंशानुगत नहीं होता है बल्कि ये निर्वाचित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, क्या है? संसद की संप्रभुता, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन या फिर बहुमत का शासन। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने 8 क्वेश्चन ये और 28 क्वेश्चन ये 36 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।